ओके, हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू फिनेक्स्ट एंड आपके एग्जाम के डेट्स आ चुके हैं एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। आई डोंट नो वेदर टू कंग्रेचुलेट यू और टू विश यू हार्ड लक फॉर दैट। एग्जामिनेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए इस पे नहीं पढ़ेंगे इस डिस्कशन में। इट्स हेल लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग सेड ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म ऑलरेडी। सो अगर होता है देना है, नहीं होता है काम करते रहना है, बस ये ध्यान में रखें, ठीक है। सो कुछ चीज़ें हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं चाह रहा था कि मैं निपटा दूं। तो जैसे मैंने सोचा था कि कुछ चीज़ें जो है वो यहीं पे ऑनलाइन माध्यम से मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं, जिसके चैप क्वेश्चंस आते हैं और जिससे थोड़ा मतलब थोड़ा टिपिकल सा होता है। तो इसी सीरीज में सबसे पहला जो मैंने सोचा चैप्टर उठाने के लिए वो मैंने सोचा कि मैं ग्रेविटेशन खत्म कर देता हूँ यहीं पे। सो ग्रेविटेशन हम लोग आज कोशिश करेंगे कि खत्म करें ग्रेविटेशन, ठीक है। पहली बात, दो तीन बातें समझो, ये अलग तरीके का चैप्टर नहीं है। दो चीजें अगर आपको आती हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगर आपको दो चैप्टर्स आते हैं मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको ग्रेविटेशन आता है। सिंपल सी बात है, आपको दो चैप्टर्स आने चाहिए। कौन कौन से? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत आता है सर, 2 बार पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा है, इसलिए आपको ग्रेविटेशन सीखने से कोई नहीं रोक सकता। सिंपल सी बात है, इसलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहली बात है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहां से ऑलमोस्ट क्लासिकल फिजिक्स की न्यू पढ़ी, ठीक है। सो दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगता है, जिनके बीच की दूरी r है, दोनों पॉइंट मासेस हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इनके बीच का जो फोर्स लगता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सिंपल, मैग्नीट्यूड वाइज बात करोगे तो ये माइनस साइन नहीं रहेगा। दो फोर्सेस के बीच का जो दो बॉडीज के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11। क्या न्यूटन, यूनिट बोलो कितना होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। G का डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? mlt माइनस 2 l स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। m ने m को कैंसिल आउट कर दिया, सो दिस इज m इनवर्स l क्यूब t माइनस 2। इस बात से भी नीट को प्यार है, सवाल पूछे जा सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर g एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर न्यूटन, दिस इज द न्यूटन्स लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इस फॉर्मूले के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इस फॉर्मूले की, सुने ढंग से। सबसे पहली बात, क्या ये फोर्स सेंट्रल होता है? बिल्कुल, लाइन ज्वाइनिंग द मासेस के अलोंग लगता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या हो गई कि द फोर्स इज सेंट्रल। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, सेंट्रल फोर्स। क्या इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है? यस, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है ना। फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, जिसकी वजह से पाथ जो है वो इलिप्टिकल या सर्कुलर होगा। फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। सारे जितने फोर्सेस, जो भी कुलम्बिक फोर्स की प्रॉपर्टी होगी वो भी इसकी होगी प्रॉपर्टी। बस कुलम्बिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव इन नेचर, सॉरी कैन बी रिपल्सिव इन नेचर, बट इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। कुलम्बिक फोर्स डज डिपेंड ऑन द मीडियम, ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तीसरा, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, नेट वैल्यू, फोर्स की टोटल वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, is always attractive, always attractive, and beta this formula holds only for point masses, holds only for point masses। तो ये बातों को हमने ध्यान में रखेंगे कि दो बॉडीज के बीच में जो भी फोर्स, जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो भी फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर होता है। होल्ड्स ओनली फॉर पॉइंट मास है, सेंट्रल फोर्स होता है, फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम एंड इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इस फोर्स की, चूंकि ये फोर्स है तो अगर एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है तो दिस हैज टू बी एडेड वेक्टोरियली, है ना। तो नॉर्मल सी बात होती है क्या कि फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, मतलब फॉलोज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन।
या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो बोलना है आप बोले, दोनों बात बराबर है। यहां तक समझ आई बात? सो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो फोर्स है उसकी बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और फोर्स की वैल्यू जो होती है Gm1m2r² के बराबर होती है। जी की वैल्यू, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम अपने ध्यान में रखेंगे। एक सवाल आता है, तय है, अगर लेक्चर कर लोगे तो सवाल सोचने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए, हाँ, तो न्यूटन्स लॉ पे बेसिकली सवाल जो होंगे वो आपके वेक्टर से जुड़ के आएंगे, है ना। कोई भी मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कि दो ऑब्जेक्ट है, ऐसे कोई सवाल मतलब आप तो कर ही सकते हो, इनके बीच की डिस्टेंस r है तो इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, क्या निकाल सकते हो, ये सब इजी सवाल होते हैं। अब इसका ना कुछ एक वेक्टर फॉर्म में सवाल बनता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर बोला जाए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे मान लो कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल पे के तीन साइड्स पे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, तीन मासेस रखे हुए हैं। ऐसे सवाल आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किए हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेकिन चार्जेस का नेचर पे डिपेंड करता है कि फोर्सेस जो होंगे वो अट्रैक्टिव होंगे या रिपल्सिव होंगे। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे फोर्सेस विल ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, फाइन। तो इसका मतलब लेट सपोज कि यहाँ पे मास m1 था, यहाँ पे मास m2 था, यहाँ पे मास m3 था। किसी मान लो कि मास m1 पे हमें फोर्स चाहिए, तो क्या होगा, एक अट्रैक्शन इस पे इधर की तरफ एक फोर्स बन जाएगा, दूसरा फोर्स कौन सा हो जाएगा, इस पे इधर की तरफ हो जाएगा, और दोनों की नेट वैल्यू जो है वो इधर की तरफ बन के आएगी समवेयर दोनों के बीच में, ठीक है। तो आप इस पे निकाल सकते हो, ए वेक्टर लिखो, ये वेक्टर लिखो, और दोनों वेक्टर का एडिशन करना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ऐसे कोई सवाल आपके रुकने नहीं चाहिए, आपका रुकेगा भी नहीं, क्योंकि आपने दो जगह पे किया है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया और दूसरा यहाँ पे आप कर रहे हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो इसी में। अब देखो, मान लेते हैं कि दो मासेस हैं, लेट सपोज इसका मास m है, इसका मास 4m है। पूछा गया कि बीच में कहां पे तीसरा मास रखा जाए कि उस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस ना करे वो। तो क्या न्यूट्रल पॉइंट निकाल सकते हो? बिल्कुल। क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा r माइनस एक्स, ये डिस्टेंस x है, टोटल डिस्टेंस अगर r मान लिया जाए तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक मास मान लो कोई भी कैपिटल M मास रखा जाएगा, तो उस पर फोर्स जो लगेगा वो लगेगा Gm कैपिटल M अपॉन एक्स स्क्वायर इधर की तरफ, और ये इसको इधर की तरफ पुल करेगा, दैट शुड बी इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m विच इज 4m अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ के लिए, यहाँ से x के लिए सॉल्व कर लो, यू विल गेट द न्यूट्रल पॉइंट। नोट करने वाली बात यह है कि न्यूट्रल पॉइंट दोनों चार्जेस के बीच में आ रहा होगा, है ना, दोनों सेम तरह का मतलब फोर्स लगाएगा, इस कारण से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपने किया है, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है कि जब दोनों चार्जेस सेम तरह के होते हैं न्यूट्रल पॉइंट कहीं ना कहीं बीच में आता है, और जब दोनों चार्जेस ऑपोजिट तरह के होते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट साइड वाइज आता है और छोटे चार्ज के करीब आता है ना। सो दिस इज द कोरिलेशन विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें आपके सवाल नहीं रुकेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इजी होते हैं सवाल, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल कोर्स में सवाल आता है। एक इसका अच्छा फॉर्मेट क्या बनता है, कभी कभी आपसे ये पूछ दिया जाता है कि मान लेते हैं कि एक मास जो है कैपिटल M है, ये मास स्मॉल m है, लेट्स सपोज m इज ग्रेटर देन स्मॉल m, ताकि स्मॉल m जो है वो रुका रहे, रेस्ट पे रहे। अब बोला गया कि मान लेते हैं कि दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर चार्ज टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। तो क्या करोगे इस पे कि इस पे जो भी फोर्स लगेगा, लेट सपोज ये r है, तो इस पे जो भी फोर्स लग रहा होगा G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। यहां से आप बेसिकली आप निकाल सकते हो, कई सारी चीजें होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी वगैरह, अभी हम लोग सैटेलाइट मोशन में करेंगे, ठीक है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स भी दे सकता है ना। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि फोर्स सेंट्रल है, हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, सो इट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन। सो इस तरह की चीजें होती हैं ग्रेविटेशन में। पहला तो Gm1m2r² एंड द masses, if the masses are point you can directly apply the formula. नाउ इसका अगला फॉर्मेट देखो क्या बनेगा। लेट सपोज कि मान लेते हैं अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, है ना, उस पे सवाल थोड़े अच्छे बनते हैं। सीधा मैं उसी पे आ जाता हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड पे आ जाता हूं मैं, या इसको सिंपली ग्रेविटी भी कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी कह सकते हैं। सवालों में कई तरीके से लिखा रहता है, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जो कहना है कहो, ठीक है। सो इस तरह की बातें होती हैं। अगर आप बात करोगे ग्रेविटेशनल फील्ड की, तो इस पे सिंपल डिफाइन किया जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड को कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास, है ना, फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास, इसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहा जाता है ना। सो अगर मान लेते हैं कि किसी भी जगह पे बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं किसी टेस्ट मास पे, तो क्या लिखोगे इस पे, G, ग्रेविटेशनल फील्ड को G से डिफाइन किया जाता है, तो F पर यूनिट टेस्ट मास, डेल्टा M लिख दे रहा हूं मैं, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा M टेंडिंग टू 0, मतलब टेस्ट मास बहुत छोटा है
और उसके प्रेजेंस से बाकी सारे मास के ग्रेविटेशनल फील्ड का कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। सिंपल टेस्ट मास का कॉन्सेप्ट ये होता है। तो F, तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो मान लेते हैं कि कोई एक मास था, उसकी वजह से अगर हमें कहीं पे भी ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना है तो हम यहाँ पे एक टेस्ट मास लेके आएंगे, सो दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ कैपिटल M डज नॉट गेट डिस्टर्ब्ड। That is the main concept behind the test mass. So delta m tending to 0, F upon delta m, तो ये क्या हो जाएगा, g m delta m अपॉन आर स्क्वायर, अगर r डिस्टेंस पे निकालना है, अपॉन डेल्टा m. So this is how the gravity has been defined. So gravity due to any point mass is given as gm upon r square. Simple, ठीक है. And this is always attractive. This gravitational field is always attractive in nature, ठीक है. So this is बहुत सारे इसके प्रॉपर्टीज हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के. क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं कि this is always attractive in nature, always attractive. दूसरी बात, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, दिस इज कंजर्वेटिव फील्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. फील्ड इज कंजर्वेटिव मतलब वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, है ना. सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. और भी कई सारी बातें होती हैं, बट ठीक है, इससे आपका काम चलेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटी. तो ग्रेविटी का फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे कि जीएम अपॉन आर स्क्वायर होता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, है ना. और हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो किसी मतलब कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम के लिए कैसे ग्रेविटी निकलेगा, मैं आपको बताता हूं. जैसे मान लेते हैं अब कहीं पे भी है, जैसे मान लो कि एक रॉड की वजह से मुझे ग्रेविटी निकालनी है. लेट सपोज ये रॉड का लेंथ L था, इसका मास M है. मान लेते हैं कि यहाँ से लेट सपोज कि इस जगह से L डिस्टेंस पे अगर ग्रेविटी निकालनी है, क्या करोगे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सिंपल, एक एलिमेंट ले लो dx का छोटा सा, इसकी वजह से आप ग्रेविटी लिख डालो यहाँ पे, ठीक है. आप यहाँ पे x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंटल मास ले लो dx का. सो dx में कितना मास हो जाएगा, छोटा सा मास इसका dm है, टोटल मास m जो है वो l लेंथ पे है, इनटू dx कर लोगे. अब इसकी वजह से छोटी सी ग्रेविटेशनल फील्ड लिख लोगे, वो क्या आएगा, g छोटा सा dg लिख दे रहा हूँ, छोटा सा ग्रेविटी क्या आ जाएगा, dg इंटू dm अपॉन आर स्क्वायर. नाउ r इज व्हाट, l प्लस x होल स्क्वायर. अब टोटल ग्रेविटी की अगर बात करोगे तो इंटीग्रेट कर लो इसको कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू 0 से लेके L तक इंटीग्रेट कर लो, यू विल गेट द ग्रेविटी. सो सिंपल सी बात है कि अगर पॉइंट मास के लिए तो डायरेक्ट जीएम अपॉन आर स्क्वायर है, बट अगर कोई कॉन्टिन्यूअस बॉडी सिस्टम दे दिया जाता है देन यू विल हैव टू इंटीग्रेट एंड यू शुड बी नोइंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन. हालांकि ये आप बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, मतलब ये पूछते आपसे बहुत बड़ी बात है आपको, लेकिन करना आना चाहिए. आपको प्रैक्टिस करवाया गया होगा हाउ टू टेक द एलिमेंट्स एंड हाउ यू कैन इंटीग्रेट इट आउट, इसके लिए लेकिन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है. तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं. सो ये बात हुई ग्रेविटी की. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रेविटी में कि बेसिकली जो भी हेवनली बॉडीज होते हैं उनको हम स्फेरिकल मानते हैं, है ना. सॉलिड स्फीयर की तरह वो बिहेव करता है और वो इसको कंप्लीट मतलब हम वी कैन अप्रॉक्सीमेट टू बी दोज बॉडीज टू बी सॉलिड स्फेरिकल बॉडीज, है ना. तो हमें अगर उसलिए हमें स्फेरिकल बॉडीज का ग्रेविटेशनल फील्ड हमें पता होना चाहिए. वैसे थोड़ा सा मैं आसान करने के लिए, जैसे आप गॉस लॉ पढ़ते हो E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हो, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे ग्रेविटी को भी डिफाइन कर सकते हैं. ग्रेविटी को G डॉट डी एस, जैसे ये E था वैसे ये G है, G डॉट डी एस इज इक्वल टू मास इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या लिखोगे, देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट G के इक्विवेलेंट होता है ना. तो हमें 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट चाहिए, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख लेंगे, 4 पाई G इंटू 4 पाई कैपिटल G. सो यहां से आप ग्रेविटी निकाल सकते हो, ठीक है. जैसे गॉस लॉ चीजों को आसान बनाता है वैसे भी ये चीजों को आपका आसान बनाएगा. अगर कहीं पे भी सिमेट्रिक सिस्टम है you can easily apply Gauss law in gravity, but बी केयरफुल कि आपको कैसे उसको लगाना, जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखे थे उसी तरह से करना पड़ेगा. खैर, अब हम इसको यूज करके कई जगहों पे हम ग्रेविटी का फॉर्मूला डिराइव नहीं करेंगे, मैं सीधा फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, ठीक है. सो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू डिफरेंट स्फेरिकल सिस्टम्स. अब देखो इसी में अब सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की, ठीक है. सॉलिड हॉलो स्फीयर्स, सॉरी
हॉलो स्फीयर्स की बात करेंगे। तो अगर हॉलो स्फीयर्स की बात करोगे तो जाहिर सी बात है अंदर कोई मास इनक्लोज नहीं है, तो अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होना है, और बाहर के लिए ये एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। सुनना ढंग से, ये एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा विच इज केप्ट एट इट्स सेंटर, which is kept at its center। ये जितने फॉर्मूले आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े, जितने फॉर्मूले पढ़े हैं वहां पे 1/4πε0 को कैपिटल जी से रिप्लेस करो, यू विल बी गेटिंग द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटी। सो जैसे मान लेते हैं कि बाहर वाले पॉइंट के लिए आपने क्या पढ़ा था, KQ/R², यहां पे क्या हो जाएगा F इलेक्ट्रिक ऐसे G फॉर R इज लेस देन 0 टू कैपिटल R, इफ इसका रेडियस मैं कैपिटल R मान लूं, सो ये हो जाएगा 0, G की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0, एंड G फॉर R ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका कितना, कैपिटल G/m/r²। अगर आप ग्राफ बनाओगे तो जाहिर सी बात है कि ये G और R का जो ग्राफ होगा यहाँ तक सेंटर तक तो कुछ होगा ही नहीं, R बराबर कैपिटल, ये G वर्सेस स्मॉल r का ग्राफ है बेटा, स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सो फॉर R इज इक्वल टू कैपिटल R यू विल बी गेटिंग द ग्राफ, यू विल बी गेटिंग द इनिशियल पॉइंट ऑफ द ग्राफ, और ये वाली वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी कितनी, G/m/r², और यहाँ के बाद से ये the relation will be inversely proportional to r²। So this is the gravity due to hollow sphere। ठीक है, अब अगर हम इसी को अगर सॉलिड स्फीयर कर दे तो क्या होगा, सिंपल, आपने पढ़ा हुआ है, बट फिर भी सॉलिड स्फीयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ वर्थ का शेप क्या है, सॉलिड स्फीयर का है, तो इसलिए वहां पे ये सारे फॉर्मूले लगेंगे। सो G फॉर 0 टू लेके R तक क्या हो जाता है, Gmx अपॉन, या Gm स्मॉल r करूं क्योंकि स्मॉल r लिया है, Gm स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का होल क्यूब, और डायमेंशनली सही होना चाहिए, और बाहर वाले के लिए यही फॉर्मूला है Gm/r²। तो अगर कोई भी सॉलिड स्फीयर अगर है तो इनसाइड द स्फीयर द फील्ड इज लीनियर, the field is linear। देखो the field varies linearly but the field is directly proportional to the distance from the center। अगर हम बहुत ढंग से बात करें तो अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो देखना ढंग से, तुम्हें कुछ कुछ बातें समझ में आएगी। देखो कि अगर हम देखें तो हालांकि अगर बहुत ढंग से देखा जाए तो जो मैंने पिछला भी ग्राफ बनाया था वो भी ग्राफ जो होना चाहिए था वो एक्स एक्सिस के नीचे होना चाहिए था बेसिकली, क्योंकि वो आर वेक्टर अगर मेरा इधर की तरफ है तो फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है ना। सो इसका ग्राफ मैं उसी तरीके से बना दे रहा हूं। अगर आप 0 से लेके R तक बात करोगे तो यहां पे जो फील्ड जो है वो लीनियर होगा, एंड देन आफ्टर द फील्ड विल बी हाइपरबोलिक, है ना, 1/r की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इस साइड में भी फील्ड कुछ इसी तरह का होगा अगर देखा जाए। देन आफ्टर ये मेरा फील्ड है ना। सो दिस इज माई R एंड दिस इज माई G। Now the field is attractive in nature, इसलिए मैंने इसका ग्राफ को नीचे से बनाया है। हालांकि कभी कभी एग्जाम्स में आपको सीधा भी पूछ देते हैं, तो सिर्फ एक पॉइंट अगर कंसिडर करोगे तो कभी कभी शेप ऐसे भी मतलब रटवा दिया जाता है आपको कि ये फील्ड है, R बराबर R पे ये वाली वैल्यू Gm/r² हो जाएगी, उससे पहले फील्ड इज लीनियर एंड देन आफ्टर द फील्ड वेरीज इनवर्सली एज R डज, राइट। सो ये आपका ग्रेविटी में सॉलिड स्फीयर की वजह से ग्रेविटी आया, है ना। तो अब कभी कभी मान लो कोई भी प्लैनेट के वगैरह के सरफेस पे अगर ग्रेविटी की बात करोगे तो सरफेस पे ग्रेविटी कितनी हो जाएगी ऑन सरफेस, Gm/r², और अर्थ के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इसका यूनिट क्या होगा, एक्सीलरेशन का। सो अर्थ के लिए ये होता है, और डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए आप जी तो कांस्टेंट ही है यूनिवर्सली, सो आप कैपिटल M की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ वो आपको दिया रहेगा, R की वैल्यू दी रहेगी, यू कैन फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू डिफरेंट हेवनली बॉडीज। बट इसका ग्राफ इस तरह का होता है, आप लोग इसको याद रखेंगे, फील्ड अंदर लीनियर है और बाहर जो है वो आपका हाइपरबॉलिक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ओके, अब देखो इसी में नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा बनके, कभी कभी सवाल इस तरह का होता है कि मान लेते हैं कि एक ऐसा प्लैनेट लिया जिसका मास जो है वो अर्थ के मास के 4 गुना है, 4 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, और रेडियस जो है वो अर्थ का आधा है, रेडियस ऑफ अर्थ का आधा हो गया, तो बताओ उसकी ग्रेविटी क्या होगी। तो G की वैल्यू क्या लिखोगे, G 4 टाइम्स me अपॉन
आर की जगह पे आर ई स्क्वायर्ड बाई 4 कर लो और इसको लिख लो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर्ड इंटू 16। नाउ जी एम ई अपॉन आर ई इज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ विच इज 9.81 इंटू 16। बस इस तरह से सॉल्व करते जाओ। कुछ भी पूछा जा सकता था कि डेंसिटी जो है वो दो ऐसे हेवनली बॉडीज है, उनका डेंसिटी सेम है बट रेडियस जो है वो डबल है, तो बताओ कि दोनों का क्या ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो आप इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट रख के उसको आप निकाल सकते हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, 9th लेवल का सवाल होता है बट आते हैं सवाल, ऐसा नहीं कि नहीं आता सवाल। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ग्रेविटी के वेरिएशन पे बात कर लेते हैं। आइए, अब अगर ग्रेविटी के वेरिएशन पे बात करोगे तो सिंपल सी बात है, अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे, है ना, तो ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल, अगर मान लेते हैं कि हम अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर चले गए तो ग्रेविटी होगा आपका कितना? g इज इक्वल टू gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। हालांकि क्या करते हैं, अब इसमें ना कभी कभी पूछा जाता है आपसे कि नियर अर्थ सरफेस बोल दिया जाएगा, है ना, नियर अर्थ सरफेस, नियर अर्थ सरफेस। नियर मतलब हाउ नियर? हाउ नियर मीन्स h इज लाइक 200 किलोमीटर्स, 300 किलोमीटर्स, समथिंग लाइक दिस, है ना, 500 किलोमीटर से नीचे नीचे ऐसा समझो आप। 10% तक आप लगा सकते हो क्योंकि हम लोग इसमें कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशन करेंगे। वैसे तो अर्थ के सरफेस पे मान लो कि माउंट एवरेस्ट का हाइट जो है वो लगभग 8000 मीटर्स है, लगभग 10 किलोमीटर मान लेते हैं हम, तो वहां पे तो आप ग्रेविटी का वेरिएशन कुछ भी कंसिडर नहीं करते, वहां पे तो आप जी को 9.81 ही मानते हो। तो अर्थ के बहुत नजदीक हो जाएगा, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑलमोस्ट, तो वहां पे तो जी जो है वो ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही माना जाता है। बट इफ यू गो अपवर्ड्स, जो कि जहां पे सैटेलाइट्स वगैरह जिस मतलब होते हैं, तो उस जगह पे हो सकते हैं सैटेलाइट, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते। तो मान लेते हैं कि लगभग 500 किलोमीटर तक मान लो आप, तो वहां पे जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो आपकी आएगी, इसको ऐसे की लिख लेते हैं हम लोग, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, कॉमन ले लो यहाँ से, आर प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। सो ये आ गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू, सॉरी ये वन प्लस h बाई आर की पावर -2। सो ये आ जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर 1 माइनस 2h बाई आर। सो दिस इज माई ग्रेविटी, है ना बेटा, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, ऐसा नहीं कि दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। व्हेन h इज लेस देन r, बट हाउ लेस? ऑलमोस्ट 10%, लगभग 500 किलोमीटर तक आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, इट गिव्स अ गुड अप्रोक्सीमेशन। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एट द पॉइंट विच इज नियर टू अर्थ सरफेस। ऑलराइट, अब मान लेते हैं कि अगर आप डेप्थ में जाओगे, दिस इज अप्रोक्सीमेटेड। नाउ इफ यू गो इन डेप्थ, वेरिएशन विद डेप्थ की अगर बात किया जाए, तो देखो क्या लिखोगे, मान लो कि हम डी डेप्थ नीचे चले जाते हैं, तो अब फॉर्मूला क्या होता है अंदर वाले के लिए? लीनियर होता है, तो फॉर्मूला तो है जी का जी एम आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। नाउ दिस आर इज डी, नो दिस इज नॉट डी, दिस इज कैपिटल आर माइनस डी। हमें सेंटर से डिस्टेंस चाहिए, अपॉन आर होल क्यूब। नाउ अब इसमें कर लो, जी एम अपॉन आर स्क्वायर को बाहर निकाल लो, 1 माइनस डी बाई आर, दिस इज स्मॉल जी, 1 माइनस डी बाई आर, एंड दिस इज नॉट अप्रोक्सीमेटेड, दिस इज एक्चुअल फॉर्मूला, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। पिछले वाले में लीनियर लाने के लिए हमें अप्रोक्सीमेट करना पड़ा था, यहां पे कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, आप धड़ल्ले से लगा सकते हो इस फॉर्मूले को। बोलो क्लियर है? सो दिस इज द ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ at certain depth from the surface of it. So these are two formula. अब जैसे मान लो आपसे पूछ दिया गया कि find out the height at which the gravity becomes 2%, the gravity becomes 0.9 g. Find the height at which gravity becomes 0.9 g. क्या आप 1 minus 2h by r फॉर्मूला लगा लोगे? हाँ, लेकिन अगर पूछा गया कि find out the height at which gravity becomes half, तो फिर आप gm अपॉन कैपिटल जी सॉरी आर प्लस एच का होल स्क्वायर से ही एच निकालोगे, और इधर आप यूज कर लोगे क्या, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसका आधा, और यहां से आप एच की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। बोलो क्लियर है? सो इस तरीके से ये वेरिएशन इन ग्रेविटी ड्यू टू हाइट एंड ड्यू टू डेप्थ की हमने बात की। बोलो क्लियर है? चलो तो थोड़ा सा हम लोग बात अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होगा हमेशा। तो आओ
जैसे मान लेते हैं सबसे पहले आपने पढ़ा हो, कुछ खास बात नहीं है, तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोलो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था, के क्यू बाई आर, वेयर क्यू हैज टू बी केप्ट विद साइन, राइट। उसी तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा, क्योंकि हमेशा अट्रैक्टिव होता है, इसलिए हमेशा माइनस जीएम बाई आर होगा। सिंपल सी बात है कि पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अगर हम ड्यू टू पॉइंट मास कहें, माइनस साइन सिर्फ इसलिए ताकि वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव, मतलब अट्रैक्टिव पोटेंशियल है। किसी पॉइंट मास की वजह से अगर किसी आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल की बात करोगे तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल क्या होगा, v एट आर डिस्टेंस ड्यू टू पॉइंट मास माइनस जीएम बाई आर, दैट्स इट। अगर ग्राफिकली प्लॉट करोगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों को मान लो हम लोग प्लॉट करते हैं, v एंड g दोनों को प्लॉट करते हैं r के साथ पॉइंट मास के लिए, तो ऑब्वियसली दोनों क्या होगा होगा तो नेगेटिव ही। बोलो कौन इलेक्ट्रिक फील्ड का है और कौन ग्रेविटेशनल फील्ड का है। जो ज्यादा स्टीपर है वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज लेस स्टीपर, सो दिस इज 1 बाई आर। दोनों को मैंने एक में ही बना दिया, ठीक है, पॉइंट मास की वजह से। तो ये बात हुई। और तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का यह फॉर्मूला है। अब इसको यूज करके आप कई सारे बॉडीज का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल सकते हो। जैसे मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दूं तो रिंग के लिए जैसे आपने पढ़ा था के क्यू बाई आर सेंटर पे, जैसे मान लो कि यहां से इसका रेडियस आर बार ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्मॉल आर लिया रेडियस, एक्स डिस्टेंस पे अगर पोटेंशियल निकालना है और इसका मास अगर m है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या लिखोगे, जी एम अपॉन सारे मासेस जो हो कितने कितने डिस्टेंस पे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे, तो इंटीग्रेट करोगे तो वो बन के आता है। वैसे भी दिख रहा है आपको कि सारा का सारा मास जो है वो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट पे है, एंड दैट हैज टू बी एडेड नॉर्मली बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना, वो वर्क डन टाइप चीज है तो वो स्केलर है। तो सिंपल, अगर यहां सेंटर में बात करोगे तो दिस विल बी डायरेक्टली माइनस जी एम बाई एक्स, सॉरी माइनस जी एम बाई आर। तो इस तरह से आप फॉर्मूले सोच सकते हैं जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, सिंपल। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव इन नेचर एज वेल एज इट कैन बी नेगेटिव, whereas gravitational potential is always negative in nature owing to the fact that it is always attractive। ठीक है, सो ये बात हुई। अब यहां के बाद से हम लोग आगे चलते हैं। अब मान लेते हैं कि फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होगा, बोलो। जैसे आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में माइनस डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, जी की बात करें, तो डायरेक्ट लिखेंगे माइनस डीवी बाई डी एक्स आई कैप, दो कर लो, माइनस डीवी अपॉन डी वाई जे कैप माइनस dv upon dz k cap. You can write gravitational field vector using the scalar potential field which is of the gravitational potential. Got my point? So ये है, यहां से आप रिलेशन लिख सकते हैं। आपको पोटेंशियल का फंक्शन दे देगा, आपको पूछेगा x, y, z पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सॉरी क्या ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, क्या आप निकाल सकते हो, कोई खास बात नहीं होता। नॉर्मल जो आपने काम किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, डायरेक्ट वैसा ही चलेगा। बोलो क्लैरिटी है? सो दिस इज अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो चलिए आगे करते हैं, ग्रेविटेशन को आगे बढ़ाते हैं। और फिर अभी हम वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे थे, तो ग्रेविटी का वेरिएशन दो और कारणों से आता है, कई कुछ कारणों से और आता है। एक तो शेप के कारण, अर्थ के शेप के कारण होता है, एंड सेकेंड वन इज बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। सो अर्थ रोटेशन का ग्रेविटी के ऊपर जो इफेक्ट होता है उस पर सवाल कई सारे पूछे जाते हैं। तो मान लेते हैं कि ये अर्थ है, ये रोटेट कर रही थी किसी ओमेगा से अपने एक्सिस के अबाउट, एंड एट सम एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल इफ यू से एक्सिस के साथ। सो अगर मान लेते यहां पे बात किया जाए तो ये ऑब्वियसली इस तरह के सर्कल में घूम रहा होगा, तो इस पे यहां पे g इधर की तरफ लगेगा, किसी भी पॉइंट मास को अगर मान लो आप, तो उस पे mg इधर की तरफ लगेगा, प्लस इस पे m ओमेगा स्क्वायर्ड r इधर की तरफ लगेगा, mg इधर की तरफ लगेगा, दोनों की नेट वैल्यू समवेयर इधर की तरफ बन के आएगी। तो मैं वो प्रूफ नहीं कर रहा हूं, तो मैं सीधा डायरेक्ट g इफेक्टिव का फॉर्मूला लिख रहा हूं। So G effective is G minus omega squared R sin squared theta। ये होता है G effective। आप ओमेगा को, ओमेगा फॉर अर्थ इज 86,400, 2 पाई बाई टी, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना, तो ओमेगा इज 2 पाई अपॉन 86,400 एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 6,400
किलोमीटर, सो दिस विल बी नथिंग बट 6.4 इंटू 10⁵ मीटर्स, है ना। जब आप इसको इस पे पुट करोगे, मैंने सही किया ना, 6400 6.5 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, सॉरी दिस इज 10⁻6 मीटर्स। सो जब आप इन सब वैल्यूज को इस पे पुट करोगे तो जी इफेक्टिव कम्स आउट टू बी जी माइनस 0.034 साइन स्क्वायर थीटा। आप डायरेक्ट इसको याद रखो, ये डायरेक्ट आप यूज करोगे फॉर्मूले को अपने एग्जाम में। सो दिस इज द थिंग, ऑलराइट। सो दिस इज ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी। अर्थ ग्रेविटी का इफेक्ट पूछा जाता है कभी कभी बोल देंगे कि लेट सपोज कि पोल्स पे वेट जो है वो 196 न्यूटन है। अभी जेई मेंस में सवाल आया था तो इक्वेटर पे वेट बताओ, तो ऑब्वियसली जी सबसे ज्यादा जी मैक्सिमम कहां पे होगा, पोल्स पे, और सबसे कम कहां पे होगा, इक्वेटर पे। इक्वेटर पे डायरेक्ट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90, तो ये वाला टर्म, दिस टर्म गोज टू 1, सो जी इफेक्टिव एट इक्वेटर मान लेते हैं कितना आ जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, एंड जी इफेक्टिव एट पोल इज जी विच इज मैक्सिमम। सो इस पे भी सवाल बन जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि इस पे यहां वेट है तो यहां पे इतना बताओ, तो जस्ट फॉर्मूले पे रखो, यू विल गेट द आंसर। बोलो क्लियर है। सो दिस इज द केस, इसको उतार लो, फिर अब आगे चलते हैं। ये बात हुई एक। इसके अलावा बेटा अगर मान लेते हैं कुछ भी सवाल आते हैं ग्रेविटेशन के, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ अभी सॉलिड स्फीयर के बारे में बताया है, हॉलो स्फीयर के बारे में बताया है, स्फीयरिकल शेप्स के बारे में हमने बात की है। इसके अलावा कोई भी शेप आ जाता है, आप अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नॉलेज पे अपना कॉन्फिडेंस रखो कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है। जिस तरह से, जैसे मान लो कि मैंने कह दिया कि कोई भी शेप ले लिया, मैंने कहा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ, तो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटीग्रेट करते थे उसी तरह से आप ग्रेविटेशनल फील्ड को भी आप निकाल सकते हो। कोई भी शेप हो जाए, आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, आपको एलिमेंट लेना आना चाहिए, आपसे सवाल नहीं रुकेगा फॉर श्योर। तो वहां पे बिल्कुल ये एनालॉगस हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्या मेरी बात क्लियर है। खैर, इसमें एक अलग चीज बन के आता है, वो है सैटेलाइट मोशन। वो मैं आपको पढ़ाता हूं, जिससे सवाल आने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। सैटेलाइट मोशन, तो सैटेलाइट जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, या प्लैनेट जो होते हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं, मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी के चारों तरफ घूमती है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये नहीं होता, होता ये है कि दोनों अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते हैं, है ना। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो कि यहां पे अर्थ है, यहां पे सन है, तो सन का मास बहुत ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो सन के बिल्कुल बहुत नजदीक होगा, तो इसलिए सन बहुत ही छोटे से सर्कल में घूमेगा और अर्थ तब तक बहुत बड़ा सर्कल बना के घूमेगी, इसलिए हम सन को ऑलमोस्ट स्टेशनरी मान लेते हैं। अगर सन का मास अर्थ के मास के बराबर हो जाता, लेट सपोज दोनों का मास बराबर हो जाता, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में आता, तो सन भी एक अलग अपने सर्कल में घूमता और अर्थ भी अपने सर्कल में घूमता, विथ देयर सेंटर at their center of mass. So this is important to note कि if the masses are comparable, then both the masses actually revolve around their common center of mass with their common center of mass, and that center of mass is the common center of revolution of both the planets. अगर मान लेते हैं इसका मास जो है वो m/2 होता, इसका मास m होता, या इसका मास m मान लीजिए, इसका मास 2m मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं m/3 रेडियस, m/3 डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास बन के आता, तो ये m/3 डिस्टेंस पे एक ऐसे सर्कल में घूम रहा होता और ये इसके सेंटर के अबाउट एक बड़े सर्कल में घूम रहा होता, कुछ इस तरह से। तो ऐसे घूमते हैं, दोनों का जो टाइम पीरियड होगा वो ऑब्वियसली सेम होगा, क्योंकि जितने देर में ये इतना एक सर्कल घूमेगा उतना ही देर में ये सर्कल घूम जाएगा, और दोनों एक ही लाइन पे रहेंगे ताकि फोर्स जो हो वो सेंट्रल हो, ठीक है। बट अभी हम मान के चलेंगे कि पहला मास जो है बहुत ज्यादा है, तो वो रुका हुआ है, और दूसरा मास जो है उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, हम ये मान के चलेंगे। और अगर हम ऐसा करते हैं तो पहला केस सैटेलाइट मोशन का होता है व्हेन द ऑर्बिट इज सर्कुलर, जब मोशन को हम ऑर्बिट को हम सर्कुलर मान लेते हैं। और अगर सर्कुलर मोशन की बात करोगे तो ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स शुड बी सेंट्रीपिटल, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं ना कहीं से मिलना चाहिए, तो कौन प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल ग्रेविटी प्रोवाइड करेगी। तो क्या लिखोगे, मान लेते हैं कि कोई एक सैटेलाइट था, वो प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा था, जिसका रेडियस जो है वो r है ऑर्बिट का, ठीक है, ऑर्बिट का रेडियस r है,
तो जाहिर सी बात है क्या लिख लोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स तो mv²/r चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू g mass of planet into mass of satellite, इसको भी mass of satellite मान लो, upon r²। Exactly in the same way you had studied in the atomic structure, जहां पे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कराता है, उसी तरह से किसी सैटेलाइट को प्लैनेट के चारों तरफ घुमाने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन द प्लैनेट एंड द सैटेलाइट। तो R से R कट गया, यू कैन फाइंड इट आउट, V इज इक्वल टू GMP/R, और ये वो रफ्तार है with which the satellite will be revolving around the planet with a constant speed, and this is called, what do you call, orbital speed, है ना। थोड़ा सा इसको और अच्छा कर लेते हैं, यहीं पे थोड़ा इसको और इस तरह से समझते हैं, ms इंटू v² को m⍵²r लिख दे रहा हूं सेंट्रीपिटल फोर्स को, and that is equal to g mass of planet, mass of satellite upon r²। now m mass of satellite से mass of satellite will get cancelled out, ω² को मैं लिख देता हूं 2π upon time period का whole squared is equal to, what you will get, gmp/r³। so you will get t² is equal to r³ upon gm into 4π²। शायद मैंने सही किया है, t² इधर चला गया है, 4π² ये रहा, सॉरी 4π² ऊपर चला जाएगा, दिस इज 4π² upon gmp into r³। so this whole term is a constant and that gives me time period of rotation revolution का square is directly proportional to radius of orbit का cube, and this is, you have studied Kepler's law as Kepler's law, okay, but this is not complete law, this is for a circular motion only। तो अगर कोई भी circular path में ऑब्जेक्ट घूमता है तो required centripetal force is provided by the gravitational pull between the planet and the satellite, and using that formula only we can find out t² is directly proportional to r³, जिसका बेसिस ये है। जल्दी से उतारो, फिर एनर्जी पे चलते हैं। ये रहा। नाउ चलो, तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की अगर बात की जाए तो सिंपल सी बात है कि अगर प्लैनेट के चारों तरफ कोई सैटेलाइट अगर घूम रहा है तो इसमें दो तरह की एनर्जी होगी, है ना। एनर्जी दो तरह की होंगी सैटेलाइट में, एनर्जी इन सैटेलाइट। पहला तो काइनेटिक, दूसरा पोटेंशियल। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो वो कितना होगा, 1/2 mv², और 1/2 mv² में आपने v पढ़ा हुआ है और बैटल स्पीड से निकाल सकते हैं। देखो 1/2 मास ऑफ सैटेलाइट इंटू v ऑर्बिटल का होल स्क्वायर प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल -g mass of planet upon radius of the orbit into mass of satellite, gravitational potential energy gm1 m2 upon r with minus sign or for the attractive potential, right? कोई खास बात नहीं है। so 1/2 mass of satellite into orbital speed is what, √ gm/r, so g mass of planet upon r minus g mass of planet mass of satellite upon r, so this will become equal to mass of satellite mass of planet g upon 1/2 into r g mass of planet mass of satellite upon r। जब इसको इवैल्यूएट करोगे तो you will get what, -g mass of satellite into mass of planet upon r, this is the total energy। so this is the total energy, this is the kinetic energy, this is the potential energy। तो आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है upon 2r, सॉरी, आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है काइनेटिक एनर्जी का मॉड इज इक्वल टू टोटल एनर्जी का मॉड इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के मॉड का आधा। ये भी कभी कभी यूज कर लेते हैं, डायरेक्ट दे देते हैं, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी का मॉड इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का मॉड इज इक्वल टू टोटल एनर्जी के, सॉरी, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी का मॉड इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के मॉड का आधा। एग्जैक्टली द सेम वे यू हैड स्टडीड इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली, कोई अंतर नहीं है।
सो दिस इज द एनर्जी इन सैटेलाइट, ठीक है। अब कभी कभी अब इतना एनर्जी के साथ ये बाउंड है, माइनस का मतलब इतनी एनर्जी के साथ ये बाउंड है। इफ यू विल प्रोवाइड दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, द सैटेलाइट प्लैनेट सिस्टम विल गेट ब्रोकन ऑफ एंड सैटेलाइट विल गो ऑफ टू द इंफिनिटी। तो पहला क्वेश्चन तो यहां पे यही बनता है कि कितनी वेलोसिटी इसको दे दें कि सैटेलाइट विल गो ऑफ टू द इंफिनिटी। तो इतनी एनर्जी के बराबर काइनेटिक एनर्जी दे दो, देन सैटेलाइट विल मूव ऑफ टू द इंफिनिटी। तो आइए उसको भी सोच लेते हैं जल्दी जल्दी। सो पहला सवाल यह बनता है कि कितनी वेलोसिटी दे दें कि सैटेलाइट विल मूव ऑफ टू द इंफिनिटी, एंड दैट वेलोसिटी इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जितनी रफ्तार दे दोगे तो सैटेलाइट विल नॉट स्टॉप, इट विल गो ऑफ टू द इंफिनिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिसके साथ सैटेलाइट जो है अपने स्टेबल ऑर्बिट में घूम रहा होता है। तो ये सारी बातें डेफिनेशंस याद रखेंगे। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि मान लेते हैं कि कोई एक प्लैनेट था जिसका रेडियस आर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप आर रेडियस मान लो, मास बस एम मान लो, मास ऑफ प्लैनेट। अब आपसे ये पूछा गया कि कितनी वेलोसिटी इसको दे दे, यहां से पत्थर मान लो किसी चीज को फेंका गया, कितनी वेलोसिटी दे कि वो कभी वापस ना आए। तो यहां पे कितनी वेलोसिटी दे दोगे? उतनी वेलोसिटी जो इसकी एनर्जी है। अगर सैटेलाइट वहां पे या ऑब्जेक्ट वहां पे है तो उसकी एनर्जी कितनी है? वाई हम लोग क्यों अर्थ के साथ जुड़े हुए हैं, क्यों हम लोग बाहर नहीं चले जा रहे हैं? क्योंकि वी आर बाउंड टू अर्थ बाय ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी मास ऑफ प्लैनेट इनटू मास ऑफ बॉडी अपॉन आर। इसके साथ हम बाउंड हैं, रेडियस ऑफ आर कैपिटल मान लो। इतनी एनर्जी दे दोगे तो चला जाएगा, ये घूम तो नहीं रहा। यस और नो? सो दैट इज इक्वल टू 1/2 mv square. So v is equal to under root of twice of gmp over r. अगर ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ था, उसको उतनी एनर्जी दे दोगे तो वो निकल लेगा कहां पे? इंफिनिटी पे, राइट राइट। सो ये बात हुई। अब ना एक्चुअली होता क्या है कि जब हमें कहीं बाहर फेंकना होता है किसी चीज को, तो ये दिस इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। पहले तो दिस इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। अच्छा बेटा एक चीज और, मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर ली आपसे, मैंने कह दिया जीएम अपॉन आर, मैंने सिर्फ पॉइंट मास के बारे में बात किया है आपसे, मैंने स्फेरिकल बॉडीज के बारे में बात नहीं किया। स्फेरिकल बॉडीज के बारे में आप डायरेक्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले हैं ना, वो डायरेक्ट यहां पे लग जाते हैं। जैसे मान लो कि कोई चीज हॉलो बॉडी की वजह से अगर लोगे तो जैसे वहां पे के क्यू बाई आर होता था, यहां पे माइनस के क्यू बाई आर हो जाएगा, और अंदर में क्या हो जाएगा? वही इक्विपोटेंशियल होता था, पढ़ा था। तो अंदर का पोटेंशियल माइनस जीएम बाई आर, सरफेस पे जीएम बाई कैपिटल आर, अंदर भी माइनस जीएम बाई कैपिटल आर विच इज द रेडियस ऑफ द बॉडी, और बाहर अगर चले जाओगे तो वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनली वेरी करेगा। फिर अगर कोई सॉलिड होता तो बाहर का तो वही रह जाता है, अंदर अगर होता तो क्या फॉर्मूला बन के आता है? जीएम बाई आर, ये आता है ना जीएम बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, शायद ये फॉर्मूला होता है अंदर का, माइनस साइन के साथ। x की जगह पे 0 रख लो, 3/2, हाँ बिल्कुल सही है। x की जगह पे r रख लो तो 3r स्क्वायर, हाँ सही है फॉर्मूला। तो इस तरह के फॉर्मूले होते हैं। तो आपको ये सब मतलब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया गया है, कहीं भी आपने कोचिंग की है या मेरे से ही पढ़ा है, तो आपको ये सब चीजें मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाई हुई है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। तो एस्केप वेलोसिटी पे बात करते हैं। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जितनी रफ्तार अगर हम प्लैनेट को दे देंगे या सैटेलाइट को दे देंगे तो इट विल नेवर कम बैक। और अगर सरफेस से बात करें कि सरफेस से कितनी वेलोसिटी दे दें, तो दिस इज माइनस टाइम्स जी एम अपॉन आर होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि यहां पे एक चीज और थोड़ा सा आप लोग समझ लो नीट वाले, कि कभी कभी ये भी पूछ देते हैं सोचो ढंग से कि अगर ये एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होगी, लेट्स सपोज कि कोई ऐसा प्लैनेट है जिसके लिए उसकी मास डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि 2gmp अपॉन आर इज ग्रेटर देन c हो गई, v एस्केप। तो सोचो कि c से ज्यादा तो रफ्तार होना पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ भी हो जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, कितनी भी रफ्तार के साथ उसकी तरफ आए, वो कभी एस्केप नहीं कर सकता इस चीज को, क्योंकि इससे ज्यादा रफ्तार उसको आप दे ही नहीं सकते। और अगर आप इससे ज्यादा रफ्तार नहीं दे पाओगे तो इट कैन नेवर एस्केप ऑफ टू दैट सैटेलाइट, टू दैट प्लैनेट, फ्रॉम दैट प्लैनेट, एंड दीज आर कॉल्ड ब्लैक होल्स। सिंपल।
जिससे कोई चीज एस्केप ना कर सके, दीज आर कॉल्ड ब्लैक होल्स। तो ब्लैक होल्स के लिए एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो उसकी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो जाती है। सो दीज आर ब्लैक होल्स। ऑलराइट, अब थोड़ी थोड़ी बातें और कर लेते हैं। आइए, अब होता क्या है कि हम अर्थ के फायर नहीं करते, फायरिंग हम किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके करते हैं। जैसे लेट सपोज, अब यहां के बाद से ढंग से समझना कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक प्लैनेट है। मेरे प्रीवियस वीडियो में जहां पे मैंने ग्रेविटेशन और सेंटर ऑफ मास के सवाल कराए हैं प्रीवियस ईयर आईआईटी का, उसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर रेडियस आर बार, मतलब डिस्टेंस आर बार ले लो, आपने प्लैनेट सैटेलाइट को यहां पे भेज दिया। अब यहां पे जाने के बाद आपने आर के परपेंडिकुलर एग्जैक्टली वेलोसिटी दे दी अंडर रूट ऑफ जीएम बाई आर, और रेडियली आपने उसको रोक दिया हुआ है, इस डायरेक्शन में रुक गया और टेंजेंशियली ये वेलोसिटी मिल गई। क्या इट विल गो ऑन टू ए सर्कुलर पाथ? बिल्कुल। अगर ये हुआ तो अच्छा, दो तीन बातें और समझेंगे। अगर मान लेते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम इसको इस तरह की वेलोसिटी दे दें। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट प्लैनेट से आर डिस्टेंस पे था और हमने इसको वेलोसिटी दे दी, लेट सपोज कि इस डायरेक्शन में, तो ये सर्कुलर पाथ पे चला जाएगा, अंडर रूट जीएम बाई आर देंगे तो। मान लेते यहां पे था, व्हाट शुड बी वेलोसिटी गिवन टू द ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट एट दिस पॉइंट सो दैट इट विल एस्केप ऑफ। तो यहां पे एनर्जी कितनी है? माइनस जी मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर। मैं मान रहा हूं कि सैटेलाइट मतलब ये घूम नहीं रहा, ऑब्जेक्ट जो है यहां पे रुका हुआ है, और हमने इतनी ही एनर्जी एग्जैक्टली इसको दे दी। So V will be equal to under root of twice of gm upon r, mass of planet into r। अगर आप इतनी वेलोसिटी दे दोगे तो क्या इट विल गो ऑफ टू द इंफिनिटी फ्रॉम दिस पॉइंट, नॉट फ्रॉम द सरफेस। यस एग्जैक्टली, इट विल मूव ऑफ टू द इंफिनिटी। एंड अगर इतनी एनर्जी दोगे तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। दिस प्लस दिस विल बी जीरो ना, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। जब आप दोनों को जोड़ोगे तो टोटल एनर्जी इज गोइंग टू बी जीरो। अगर आप एग्जैक्टली इतनी एनर्जी दे दोगे, अगर आप एग्जैक्टली इतनी एनर्जी दे दोगे सच दैट द टोटल एनर्जी इज जीरो, देन द पाथ विल बी पैराबोलिक, विल बी पैराबोलिक। अगर आप इससे ज्यादा एनर्जी दे दोगे, इफ काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी का मॉड, तो टोटल एनर्जी विल बी पॉजिटिव, क्योंकि काइनेटिक पॉजिटिव वाला टर्म ज्यादा है, ये तो नेगेटिव वाला टर्म था। देन अगेन इट विल मूव ऑफ टू द इंफिनिटी बिकॉज इट हैज सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल बैरियर, इट विल गो ऑफ टू द इंफिनिटी, बट नाउ द पाथ विल बी हाइपरबोलिक। ये आपको याद रखना है, हाइपरबोलिक means if v is exactly equal to this, then the path will be parabolic, it will go off to the infinity। आपके वेलोसिटी दे दो, किसी भी डायरेक्शन में दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वेलोसिटी ऐसे दे दो, आप वेलोसिटी ऐसे दे दो, आप वेलोसिटी ऐसे दे दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एनर्जी इज स्केलर। वो फर्क तब पड़ेगा जब उसको ऑर्बिट पकड़ना होगा सर्कुलर, वो एक अलग बात है। नाउ इफ काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन पोटेंशियल एनर्जी, and now let's give it a velocity tangentially। now let's give the velocity tangentially। तो अगर हम टेंजेंशियल वेलोसिटी दे देंगे और इस वेलोसिटी को हम अंडर रूट जी एम पी बाई आर से कम रख रहे हैं, बट जी एम अपॉन आर से ज्यादा रख रहे हैं, तब अंडर रूट जी एम पी बाई आर से कम रख रहे हैं, तो पार्टिकल तो इन्फिनिटी पे जाएगा नहीं। इफ वेलोसिटी इज लेस देन अंडर रूट gmp over r, obviously it cannot move to the infinity, 2 gmp by r, it cannot escape off to the infinity because it has to be minimum speed has to be this thing। now अगर इससे कम है तो ऑब्जेक्ट इस प्लैनेट की विसिनिटी से बाहर नहीं निकल सकता, ये तो श्योर है। इस प्लैनेट की विसिनिटी से बाहर निकलने के लिए रफ्तार इतनी कम से कम होनी चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट r डिस्टेंस पे है तो, अगर सरफेस पे है तो r विल गेट रिप्लेस्ड बाय कैपिटल R। बट इफ नाउ
if now velocity is less than this value, then particle cannot escape off to infinity. It will move in the vicinity of the satellite of the planet. Sorry, satellite cannot move off to the infinity. It will move in the vicinity of the planet. And for such cases there are possibilities of paths. कि कैसा path होगा? Now the path will always be elliptical. Object will move in elliptical path. मैंने orbit नहीं बोला, elliptical path है ना. Object will move in elliptical path. अब ellipse का ही जैसे मान लेते हैं कि मैंने कह दिया कि मैंने कुछ भी velocity दे दी, which was my less than under root gm by r, तो path तो elliptical हो जाएगा. बट एक स्पेशल केस ऐसा होगा जहां पे मैंने वेलोसिटी को टेंजेंशियल रखा और एग्जैक्टली अंडर रूट जीएम बाई आर दिया, देन द पैथ विल बी सर्कुलर. ये स्पेशल केस है. स्पेशल केस व्हेन v इज परपेंडिकुलर टू r, v vector is perpendicular to r vector and modulus of v vector is equal to under root of gm upon re, and now the path will be circular, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, वेयर टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. अभी मैंने बताया था आपको. सो दिस इज द स्पेशल केस जहां पे ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. ओके, सो और इसके अलावा कभी भी कुछ भी आप वेलोसिटी दोगे, देन ऑब्जेक्ट विल मूव इन एन एलिप्टिकल पाथ. इट कैन बी द आर्क ऑफ एलिप्स. थोड़ा सा मैं आपको एलिप्टिकल पाथ के बारे में भी समझा देता हूं, एंड देन वी विल फिनिश द चैप्टर ऑफ. तो चलिए फिर हम लोग थोड़ा सा एलिप्टिकल पाथ के बारे में चर्चा कर लेते हैं. जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि मान लेते हैं कि कोई प्लैनेट है बेटा, मान लेते हैं कि यहां से किसी आर डिस्टेंस पे सैटेलाइट था. जाहिर सी बात है, अगर तुम अंडर रूट 2 जीएम बाई आर के बराबर या उससे ज्यादा रफ्तार दे दोगे तो वो पाथ, वो जो है ऑर्बिट जो इससे बाहर निकल जाएगा, उस सैटेलाइट की विसिनिटी से बाहर निकल जाएगा, स्केप ऑफ कर जाएगा. अंडर रूट 2 जीएम बाई आर एग्जैक्टली देंगे द पैथ विल बी पैराबोलिक. अंडर रूट 2 जीएम बाई आर से ज्यादा देंगे तो पैथ विल बी हाइपरबोलिक. नाउ अ क्लासिक केस अराइजेस व्हेन आपने रफ्तार दे दी अंडर रूट ऑफ जीएम बाई आर, तो ये सर्कुलर पाथ पकड़ेगा. इट विल स्टार्ट मूविंग इन द सर्कुलर पाथ. बट ऑब्वियसली एग्जैक्टली हम इतनी वेलोसिटी इतनी प्रिसाइजली हम नहीं दे पाते. इसके अलावा कुछ और भी वेलोसिटी हो सकती है जो कि अंडर रूट 2 जीएम बाई आर से कम है, तभी वो उसकी सैटेलाइट के विसिनिटी में है, ये तो तय है. और अगर ऐसा है कि रफ्तार हमने अंडर रूट 2 जीएम बाई आर से कम दिया, बट ये करने में हम सफल नहीं हो पाए, तो ऑब्जेक्ट विल गो अराउंड द सैटेलाइट, विल गो अराउंड द प्लैनेट इन एन एलिप्टिकल पाथ. अब वो एलिप्स क्या होता है इसके बारे में बताता हूं. इट्स अ शेप, आप ऐसा समझिए इट्स अ चपटा सर्कल. ठीक है, एलिप्स. मान लो कि मैंने यहां पे प्लैनेट था, हमने रफ्तार जो है वो इतनी नहीं दी, इसके अलावा कुछ दे दी, तो ये एक इस तरह के पाथ में घूमेगा, इस तरह का. दिस इज कॉल्ड एलिप्स. और एलिप्स के दो फोकस होते हैं, F1 F2, जो मैं यहां पे बना दे रहा हूं, इस तरह का है. सॉरी, ये दो फोकस है, दे आर टू फोसाई F1 एंड F2. और ये आपका A है, सेमी मेजर एक्सिस कहा जाता है. ये आपका B है, इसको सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं. x squared upon a squared plus y squared upon b squared is equal to 1 is the standard equation of ellipse, where a is semi major axis and b is semi minor axis. और यहाँ पे एक टर्म होता है, मान लेते हैं ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट 0,0 थे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a,0, इसके कोऑर्डिनेट्स -a,0, इसके कोऑर्डिनेट्स 0,b और इसके कोऑर्डिनेट्स 0,-b. और ये जो फोकस है इसकी दूरी को हमने यहां से c मान लिया, ये भी c है, तो ऑब्वियसली इसके कोऑर्डिनेट c,0 और इसके कोऑर्डिनेट -c,0. और c बाई a जो होता है इसको हम कहते हैं एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर टू द डिस्टेंस ऑफ टू द सेमी मेजर एक्सिस, इसको कहते हैं एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स. और यहां से एक और फॉर्मूला जो एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी का होता है, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e स्क्वायर. और अगर e की जगह पे मान लेते हैं कि 0 हो जाए, e की जगह पे क्या हो जाए, 0,
तो ई की जगह 0 होने का मतलब कि दैट विल बिकम टू अ सर्कल। फॉर सर्कल, याद रखिएगा ये चीज, फॉर सर्कल एक्सेंट्रिसिटी इज 0। तो अगर आप 0 रख दोगे तो ए बराबर बी हो जाएगा। तो इसलिए सर्कल का जो सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस हमेशा बराबर होगा। मतलब एक स्पेशल केस एलिप्स का सर्कल है जिसका सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस बराबर होते हैं। खैर वो एक अलग बात है। तो अगर हम, ये सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। और मैं इसमें और आपको बताता हूं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसपे सवाल पूछे जाते हैं। अब यही एलिप्स के पाथ को मैं बना रहा हूं। लेट्स सपोज एक ऐसा एलिप्स है जिसमें प्लैनेट जो है वो सन के चारों तरफ, या सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है। तो लेट्स सपोज ये मेरा एलिप्स था। इसी एलिप्स के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं। तो ये पॉइंट जो होगा वो AE, 0 होगा। ये पॉइंट -AE, 0 होगा। ये पॉइंट मान लेते हैं कि सैटेलाइट यहां पे था, सॉरी प्लैनेट यहां पे था और सैटेलाइट वाज गोइंग इन दिस पाथ। तो दिस इज द पॉइंट वेयर सैटेलाइट विल बी नियरेस्ट टू द प्लैनेट। This is the point where satellite will be nearest to the planet, and this point is known as perihelion or simply perigee. और जहां पे सबसे farthest away होगा that point is known as apogee और aphelion. अब सोचो, मैं दोनों पाथ्स बना दे रहा हूं, सर्कुलर पाथ भी बना दे रहा हूं एक, और एक एलिप्टिकल पाथ भी बना दे रहा हूं। क्या सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट हमेशा काइनेटिक एनर्जी उसकी फिक्स होती थी? ऑर्बिटल स्पीड √gm/r होता था, और दैट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी। हमेशा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व्ड। और अगर दोनों ही कंजर्व्ड है तो टोटल एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड। और रिलेशन आप पढ़ चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का मॉड बराबर होता है और पोटेंशियल एनर्जी के मॉड के आधा के बराबर होता है। बट ऐसी कोई चीज यहां पे नहीं होगी। तुम ढंग से देखो तो डिस्टेंस ही अलग अलग है ना। मान लो मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? -gm/r1, gm1m2/r1, यहां पे gm1m2/r2। तो अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हो सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, बट द टोटल एनर्जी, वो तो जितनी मिलनी थी मिल गई, दैट इज कंजर्व्ड। और बात सुनो, यहां पे सैटेलाइट, यहां पे प्लैनेट, यहां पे था, सैटेलाइट चारों तरफ घूम रहा था, यहां पे प्लैनेट यहां पे है, सैटेलाइट चारों तरफ घूम रहा है। बट क्या अभी भी एक ऐसी बहुत ब्यूटीफुल क्वांटिटी है जो अभी भी कंजर्व्ड है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम about that focus at which the planet is will be conserved. Angular momentum conserved किसके about? About that focus at which the planet is. So इसके about angular momentum conserved रहेगा। तो हम हमेशा दो चीजों को हमेशा यूज करेंगे, एक टोटल एनर्जी कंजर्वेशन और एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, कहीं भी दो पॉइंट पे, और इसको कंजर्व करा के हम बाकी सारी क्वांटिटीज को निकाल सकते हैं। दो चीजें याद रखिएगा यहां पे कि वेलोसिटी एट पेरिजी जो होती है, आप दो ही चीजें करेंगे। यहां पे लिखेंगे m1, मान लो ये AE, 0 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस पॉइंट इज A। तो आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, A1 - E, और ये AE, 0 और ये -A है, तो आप ये डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, A1 + E ये डिस्टेंस होगा। यहां पे आप लिखेंगे, सोचो ढंग से, क्या क्या लिखोगे इक्वेशन? पहली इक्वेशन लिखी जाएगी, मान लेते हैं यहां पे वेलोसिटी एट पेरिजी है और यहां पे वेलोसिटी एट एपोजी है, ये ऐसे घूम रहा था, तो आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखेंगे, चूंकि दोनों के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है, r और v वेक्टर के बीच का, तो m इंटू वेलोसिटी ऑफ पेरिजी इंटू डिस्टेंस इज A1 - E, and that is equal to mass into velocity at apogee into, देखो ये तो A हो गया और ये A ही हो गया, तो 1 + E into A। एक तो ये इक्वेशन, और दूसरी 1/2 mvp² प्लस एनर्जी लिखो -g mass of planet, mass of satellite upon A1 - E should be equal to 1/2 mass of satellite into velocity of apogee square plus minus of gmp ms upon A
1 प्लस ई। जब आप इनको सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल वीपी और वी आपका निकल सकता है। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं बेटा, वेलोसिटी एट पेरिजी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन ए क्यूब 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, एंड वेलोसिटी एट एपोजी जी एम अपॉन ए क्यूब जी एम अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, और एक चीज और याद रखो, डायरेक्ट दोनों का अगर रेशियो ले लोगे, यहां पे लिख दे रहा हूं, सो वेलोसिटी एट पेरिजी अपॉन वेलोसिटी एट एपोजी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देख बेटा 1 प्लस ई ऊपर जाएगा, सो 1 प्लस ई का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई का स्क्वायर, सो वेलोसिटी एट पेरिजी अपॉन वेलोसिटी एट एपोजी इज इक्वल टू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। मतलब ऑब्जेक्ट की रफ्तार सबसे ज्यादा पेरिजी पे होती है और सबसे कम एपोजी पे होती है, एंड इन सच प्रोसेस एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। सो ये हुआ एक लॉ जहां पे मैंने वेलोसिटी ऑफ पेरिजी और वेलोसिटी ऑफ एपोजी, आपका डायरेक्ट सवाल आता है इस पे एक्सेंट्रिसिटी देखिए, बट मैंने आपको सब कुछ समझा दिया हुआ है। एक और जो न्यूटन केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या है कि एलिप्टिकल पाथ में घूमता है, दूसरा कि एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड अबाउट द फोकस एट विच द सैटेलाइट सॉरी एट विच द प्लैनेट इज। तीसरा लॉ जो कहता है कि एरियल वेलोसिटी इज कंजर्व्ड। एरियल वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं बोला, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। मान लेते हैं कि कोई एक इसी एलिप्स पे बात कर लिया जाए, तो मान लेते हैं यहां से चला ऐसे, सैटेलाइट प्लैनेट यहां पे था, सैटेलाइट ऐसे चल रहा था। लेट सपोज कि जब यहां से यहां आया, तो जो इसने एरिया स्वीप किया किस पे, फोकस पे, एरिया स्वेप्ट, तो रेट ऑफ एरिया स्वेप्ट इज अ कांस्टेंट, दिस इज डी ए अपॉन डी टी इज अ कांस्टेंट, एंड दैट इज इक्वल टू एल बाई 2m। Because angular momentum is conserved, mass is a constant, so this whole term is a constant. So dA by dt is a constant, and that is angular momentum times 1/2 of the mass. So this is the एरियल वेलोसिटी इज कंजर्व्ड। अब कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई सैटेलाइट जो है, प्लैनेट यहां पे था, यहां से यहां तक आने में टाइम जो है वो t1 लगा, तो यहां से यहां आने में टाइम t2 लगा, तो बताओ कौन ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है, जब ये यहां से यहां आ रहा था तो इतना एरिया स्वीप किया, और यहां से जब यहां गया तो इतना एरिया, ज्यादा एरिया स्वीप किया। तो जब ज्यादा स्वीप किया तो टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा। वैसे भी एपोजी वाले क्षेत्र में क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी, तो उसको टाइम ज्यादा लगना चाहिए, तो t2 इज ग्रेटर देन t1, है ना। और एलिप्स का एरिया याद रखना कि पूरा एलिप्स का जो एरिया होता है वो 1/2 a इंटू बी होता है, सॉरी पाई a इंटू बी होता है। यहां से भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसका है, तो यहां से यहां तक आने में भाई पाई ए बी का आधा, वैसे ये एरिया माइनस कर दोगे तो ये एरिया निकल जाएगा, पाई ए बी प्लस एरिया कर दोगे तो ये टोटल एरिया निकल जाएगा। वहां से भाई आप डी ए बाई डी टी लगा सकते हो कि भाई पूरा टाइम जो है वो कैपिटल टी लग रहा है, तो कितना रेशियो लगेगा, यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा और यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, पाई ए बी कवर करने में टोटल टाइम पीरियड लग रहा है। सो दिस वाज केपलर्स लॉ, ठीक है। एरियल वेलोसिटी इज कंजर्व्ड, एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ ग्रेविटेशन। मैं कुछ क्वेश्चंस का सेशन आज शाम को ले लूंगा, आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। बढ़िया क्वेश्चन, लगभग आधे घंटे का सेशन होगा, उसमें मैं एम्स के और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो लेके आपके सामने आऊंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।